हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टीचिंग फील्ड के अंदर कुछ टॉपिक्स, जैसे कि उसमें आपको पता है सीडीपी रहता है, साइंस रहती है, मैथ्स रहती है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। बट हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के साथ। पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज साइंस, और उससे भी पीछे हम चाहेंगे पहले तो ये जानना कि साइंस की हिस्ट्री क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, कहाँ से वो आई, उसकी ज़रूरत क्या पड़ी। फिर आगे जाकर के हम साइंटिफिक नॉलेज पे बात कर रहे होंगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट समझेंगे क्या होता है, साइंटिफिक मेथड समझेंगे क्या होता है। इवन हमारी डेली लाइफ में बहुत से हम काम कर रहे होते हैं जिसमें साइंस इन्वॉल्व है कि कैसे हम उस काम को सबसे एफिशिएंट तरीके से करें, है ना। वही साइंस है हमारे पास। अच्छा, तो ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं भी अभी कुछ टाइम में अपनी एक बुक लॉन्च करने वाला हूँ जिसमें मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में बहुत डिटेल में बहुत प्रैक्टिकल बातें लिखी हैं। देखो, होने को तो बहुत सारी थ्योरी थी जो मैं उसमें डाल सकता था। आप देखो, पियाजे, वाइगॉट्स्की, इन सब के रेफरेंसेस ले लेके बहुत चीज़ें बनाई जा सकती थी। बट मेरी बुक में आपको सबसे अलग चीज़ ये मिलेगी कि उसमें आपको कोई ऐसे थ्योरीज मिलेगी ही नहीं। पहली चीज़, मैंने किसी भी साइंटिस्ट की कोई ज़्यादा थ्योरीज़ की वहाँ बात नहीं की है। वहाँ पे जो भी मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में स्कूल में पढ़ा के देखा, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ डाली कि बच्चों के साथ कैसे कैसे डील कर सकते हैं। और उससे पहले आपको वहाँ पे मेरी भी स्टोरी मिल रही होगी कि मेरे साथ लाइफ में क्या क्या इवेंट्स रहे जिसकी वजह से जो भी चेंजेस आए, जो भी इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ भी हुआ, वो सब है। ठीक है, तो कुछ दिनों में उस बुक की बात करेंगे। बट फिलहाल हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ साइंस। गाइस, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे ना वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में लिखें पहले तो अपना आंसर कि अभी तक आप साइंस के बारे में क्या जानते हैं, सो दैट उससे क्या रहेगा, एक रेफरेंस रहेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर डेफिनेशन अभी तक आपको साइंस की पता थी। बट अगर हम अब आगे बढ़ें और हम मतलब किसी को लेमन लैंग्वेज में अगर ये बोलना चाहें कि साइंस इज नथिंग बट इट बेसिकली टेल्स अस अबाउट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स। माउस की बात करता हूँ, ये माउस है। अब इसको बनाने के लिए मैंने इसको ऐसा ही शेप क्यों दिया, क्योंकि इसका फ्यूचर मुझे पता था कि मुझे इसको चलाना कैसे है, ऐसे रख करके टेबल पे, इसलिए इसको ऐसा कुछ दिया गया है ना जिससे कि मेरे लिए वो ईजी हो जाए करना। तो ये फ्यूचर ऑफ थिंग्स है जो हमको किसने बताया, साइंस। आप कह सकते हो साइंस इज बेसिकली द नॉलेज gained through observation and experimentation, but the focus of our study here is nature। यानी कि जो भी नॉलेज हमको मिलती है एक्सपेरिमेंट कर करके, ऑब्जर्व कर करके, वो साइंस है। और एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी हमने बोला वो सब साइंटिफिक नॉलेज हो गई। ठीक है, अब गाइज यहीं पे अगर हम बात करें ना कि अभी करंट सिनेरियो में पूरे वर्ल्ड में और भी दुनिया अभी क्या 3 मेजर चैलेंजेस फेस कर रही होगी। होने को तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट अगर 3 मेजर चैलेंजेस की हमें बात करनी हो तो वो क्या हो सकते हैं। वो हो सकता है सबसे पहला पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि आप देख रहे हो पॉपुलेशन हर जगह बढ़ रही है। बढ़ती पॉपुलेशन के बाद उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करना वो एक अपने आप में चैलेंज रहेगा। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, और पॉल्यूशन अपने आप में कितना बड़ा फैक्टर है आप देख सकते हो। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी कॉन्फ्रेंसेज होने लगी हैं आज के टाइम पे, तो वो एक अलग सिनेरियो है। और थर्ड उसी से रिलेटेड आ जाता है हम पे क्या, पॉवर्टी। तो देखोगे तो आपस में सब रिलेटेड ही हैं। बट अब पॉवर्टी क्या हो गई, पॉवर्टी मतलब ये है कि जब डिमांड्स पूरी किसी की नहीं हो पा रही तो वो कैसे अपनी डेली नीड्स को पूरा करे। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हो कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल भी होते हैं हमारे ही सोसाइटी में। नाउ गाइज, अगर हम जाएँ थोड़ा सा एंशिएंट पीरियड की तरफ, यानी कि जहाँ से साइंस की कहानी शुरू हुई हो, तो अगर मैं बात करूँ कुछ चीज़ों की जो आपने कभी ना कभी सुनी होगी, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, मैंने 4 वेद आपके सामने बोले। अब आपको मैं एक होमवर्क यहाँ पे दे रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना कि इन चारों वेदों में क्या क्या चीज़ें मेन हाईलाइट होती है, किस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, बट वैसे आपने सुना ही होगा वेदास क्या होते थे, यानी कि ये सबसे पहले कुछ ऐसे टेक्स्ट आए थे जिन्हें, अब इसमें से कुछ तो नॉन फिलोसफर ने लिखे, कुछ अननोन फिलोसफर ने लिखे, यानी कि जिनके शायद अभी नाम भी नहीं पता हमको, बट उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें वेद में लिखी अपने बारे में, सॉरी अपने बारे में नहीं, वेद में लिखी है, साइंस के बारे में और दुनिया के बारे में, सोसाइटी, समाज, सब कुछ। ठीक है, और वहीं पे कुछ ऐसे थे जो नॉन थे, उन्होंने भी अपनी चीज़ें लिखी। अब यहीं पे एक चीज़ और क्या हुई गाइस कि यहाँ पे चरक, सुश्रुत और वाग्भट, इन 3 लोगों के बारे में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कुछ डोमेन्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें चरक की तो इन्होंने काम किया था मेडिसिन के ऊपर। वहीं पे बात हम करें सुश्रुत की तो उन्होंने काम करना शुरू किया सर्जरी के ऊपर। सर्जरी यानी कि आप देखते हो किस तरीके से ऑपरेशंस वगैरह होते हैं। वाग्भट जो थे वो गायने और पेडियाट्रिक्स पे काम करना उन्होंने शुरू किया। तो इस तरीके से 3 डोमेन्स में ऐसे ऐसे लोगों ने काम स्टार्ट किया। तो ये नेम थोड़ा रिलेवेंट इसलिए होते हैं, कभी कभी आप देखोगे कि एंट्रेंस एग्जाम्स में आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में ऐसा, एमसीक्यू में ऐसा कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने किस फील्ड पे काम किया। इसी के साथ गाइस हमने ये भी देखा कि किस तरीके से साथ साथ ना वेस्टर्न से भी फिलोसफी आने लग गई। यानी कि इंडिया में तो ये सब चल रहा था, साथ साथ वेस्टर्न कल्चर में भी क्या हो रहा था, वो लोग भी धीरे धीरे करके इन चीज़ों को डेप्थ में देख रहे थे। जैसे कि वहाँ से हिपोक्रेट्स थे, एरिस्टोटल थे, पाइथागोरस थे, तो ये सब लोग भी वहाँ से अपनी थ्योरीज लाने लग गए। इस तरीके से साइंस का इन्वॉल्वमेंट हर कंट्री, मतलब हर वर्ल्ड के हर अलग अलग डिफरेंट पार्ट से होने लग गया।
गाइस उसके बाद आया था मिडीवियल पीरियड, जिसको हम 800 एडी से 1500 एडी तक कंसिडर करते हैं। अब इस पीरियड के दौरान ना कहा जाता है कि इंडिया का वर्स्ट सीन था। क्यों? सबसे खराब मतलब टाइम इंडिया का ये माना जाता है यहाँ पे, इसलिए रीज़न ये था कि उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन चलते थे, है ना। तो लोग मतलब बातें जो कहीं सुनी बातें होती थी उनको मानते थे कि हाँ यार ऐसा करने से हो जाएगा, ये गलत है वो गलत है। तो इसमें देखा गया ना कि जो डॉक्टर्स का सेक्टर था, जो मेडिसिन का सेक्टर था, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ी चीज़ आई थी, जैसे अनटचेबिलिटी एक टाइम की उस टाइम पे चीज़ें चलती थी। तो डॉक्टर्स क्या करते थे, सोचते थे कि ऐसे पेशेंट्स को अवॉइड नहीं करूँ, तो धीरे धीरे करके लोग मेडिसिन की लाइन से ही हट रहे थे। उनको लगता था बहुत, देखो होता है ना, अभी हम ये बात करते हैं नॉर्मल लगता है, बट एक करंट सिनेरियो पे जब करंट कोई सुपरस्टिशन चल रहा होता है तो लोग कहीं ना कहीं उसको मान ही रहे होते हैं, ठीक है। जैसे सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स के टाइम पे हम कहते हैं आसमान की तरफ मत देखो। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एग्जिस्ट करती हैं, हमने देखी हैं अपने बचपन में भी, है ना, और करंट सिनेरियो में भी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। अब कमेंट सेक्शन में आप ना मेंशन करना कि आप अभी चल रहे कौन से सुपरस्टिशन को नोटिस करते हो कि हाँ। अगर बात करें वेस्ट की, तो वहाँ पे उस टाइम पे साइंस के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने लग गई थी, वो लोग इवॉल्व कर रहे थे इसको लेकर के। जैसे वहाँ पे साइंटिस्ट आ गए थे, कॉपरनिकस आ गए थे, ठीक है। वहाँ पे गैलीलियो गैलीली थे, वो अपनी नई नई डिस्कवरीज करने लग गए थे। और लियोनार्डो दा विंची, इटली से, इनको कैसे हम भूल सकते हैं, इन्होंने कितनी खतरनाक चीज़ें की, इतनी खतरनाक इनकी ड्राइंग्स है, आर्ट में इनका इतना वो था, एक्सपोजर था। तो सोचो उस टाइम पे जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तब ये लोग क्या क्या कर रहे थे, तो अभी के टाइम पे तो हमको क्या क्या करना चाहिए। और वैसे देखा जाए अपनी एज में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बात करें एआई की, चैट जीपीटी देखो अपने आप में कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है जो साइंस से निकल के आई है ना। आप क्वेश्चन लिख रहे हो, अपने मन मर्जी का आंसर आ जा रहा है। तो गाइस अब यहीं पे अगर हम कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स और वेस्टर्न साइंटिस्ट की अगर बात करें जो अपनी थ्योरीज लेके आए थे, तो कुछ नेम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, इनमें से मैक्सिमम आपने सुने ही होंगे ऑलरेडी, बट देखते हैं। जैसे कि रॉबर्ट बॉयल, एंटोन वैन ल्यूवेनहॉयक, रॉबर्ट हुक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, न्यूटन, जोसेफ प्रीस्ली, हेनरी कैवेंडिश, जेम्स वॉट, एडवर्ड जेनर, माइकल फैराडे। तो ये सारे साइंटिस्ट अपनी अपनी चीज़ें लाए। और माइकल फैराडे की स्टोरी भी आपने देखी हुई कितनी इंटरेस्टिंग है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट की तो आप पढ़ोगे स्टोरी तो पता चलता था कि कोई बुक बाइंडिंग की शॉप में काम करता था, फिर वहीं से जो नोट्स उनको मिलते थे उससे पढ़ पढ़ के उन्होंने सीखा चीज़ों को। अच्छा, एक स्टोरी तो ऐसी कि यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई चलती थी ना, तो वहाँ से जो भी साउंड आता था, तो ये जो माइकल फैराडे थे वो विंडो के पास ही बैठ करके बाहर से सुनते थे उस वॉइस को, और वहाँ से उन्होंने अपनी मतलब एजुकेशन करी। तो ऐसे ऐसे स्ट्रगल से लोगों ने किया है। और वहाँ क्या, हमारे इंडिया में भी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने भी कितनी स्ट्रगल किया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं। अच्छा, यहाँ पे गाइस एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको नोट करना पड़ेगा। हुआ क्या था ना कि जब ये सब इवॉल्वमेंट हो रहा था तो इंडिया में एक प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि मॉडर्न टाइम पे वहाँ पे क्या था, ब्रिटिश रूल आ गया था। ब्रिटिश रूल आने की वजह से आपको पता होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम भी यहाँ आ गया था। तो इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम होने की वजह से हमारे लोगों को स्ट्रगल क्या करना पड़ा था, पहले उनको इंग्लिश को भी तो सीखना पड़ रहा था, वो तो एक न्यू लैंग्वेज ही थी। और देखो आज के टाइम पर तो इतने मीडियम होते हैं, यूट्यूब होता है, इतने सोर्सेज होते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा लर्निंग ईजी हो जाती है। अदरवाइज वरना पहले तो एक घर से आप बगल वाले घर के अलावा किसी को जानते नहीं थे, है ना, पूरे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा इतनी अप्रोच हो सकती थी, यानी कि इतना ही नेटवर्क हो सकता था। तो इस वजह से उनके लिए प्रॉब्लम पहले डील करना लैंग्वेज में ज़्यादा बड़ा हो गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके जब उन्होंने लैंग्वेज पे काम किया तो तब जाकर के अपनी थ्योरीज को फिर वो पुट फॉरवर्ड कर पाए दुनिया के सामने। तो गाइस अब हम बात कर सकते हैं कि किस तरीके से साइंस एजुकेशन स्कूल तक पहुंची, क्योंकि हम भी स्कूल में टीचर बनने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि स्कूल तक साइंस आई कैसे। हुआ क्या कि 20वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग तक तो कोई ऐसा करिकुलम नहीं था कि साइंस को भी हम एज अ सब्जेक्ट देखा जा रहा था। तो बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी में हमें याद रखना है कि तब तक ऐसा नहीं था। बट उसके बाद क्या हुआ, एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई शिमला हिल्स में 1956 में। उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड हुआ कि हम साइंस को भी एज अ सब्जेक्ट लाएंगे, और इनिशियली उसको 20 स्कूल्स में रन किया गया, यानी तक कि 20 स्कूल्स में हमने रन किया इसको, और फिर जा करके देखा कि हमने उसके आउटपुट क्या आते हैं। अब उसको आउटपुट देखने के लिए भी बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई है जो उसको स्मूथली रन करें, ठीक है। अब उसी में से एक था NCERT, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कब बना? ये बना सितंबर 1, 1961 में, ठीक है। इसके बनने के बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे करके ये करिकुलम को लाते रहे। इस तरीके से NCERT ने फिर बुक्स बनाई, सब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आगे आगे हुई। फिर SCERT था, ठीक है। इस तरीके से आपस में सारी बॉडीज़ लिंक थी और इन चीज़ों पे काम कर रही।